नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है आपका टीएसटी पीएचडी पीआरटी वाला, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको आज की वीडियो में यहाँ पर करने वाले हैं। और अगर आप स्टेट के अलावा HSC का अन्य भी जो एग्जाम है इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके जो अन्य एग्जाम है उसके लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले जो हम यहाँ पर जो हरियाणा जीके जो है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों करेंगे और इसके बाद जो हमारे अन्य सब्जेक्ट है वे आ जाएंगे। और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, जिसने भी हाल ही में HSC के द्वारा जो एग्ज़ाम दिए गए थे ये दिए थे तो उन सभी का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। और अगर आपने रिजल्ट अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस पर भी हम महत्वपूर्ण अपडेट डालते रहते हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, हांसी के दुर्ग का जो निर्माण है ये किन के द्वारा कराया गया था? अजयपाल, अनंगपाल, पृथ्वीराज तृतीय या फिर विग्रहपाल ने। तो हांसी के दुर्ग का निर्माण किया था और इसमें देखें तो यहाँ पर जो सी आंसर है ऑप्शन बी को माना गया है। तो ये अनंगपाल प्रथम थे और इस दुर्ग को पृथ्वी चौहान का किला भी कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और जॉर्ज टॉम्स ने हांसी को अपने साम्राज्य की राजधानी और दुर्ग को प्रशासन का मुख्यालय बनाया था, जिसकी आकृति चंद्राकार है। इसके बाद है, हांसी के असीगढ़ किले का पुनर्निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने किस शताब्दी में किया था? 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 17वीं, कौन सी शताब्दी थी ये? और इसमें हमारा सी आंसर है ऑप्शन बी वाला। तो कौन सी है ये? 12वीं सदी है। तो ये था असीगढ़ का किला। और तलवार का किला भी इसको कहा जाता है, अगर ये भी पूछ ले जाए तो पृथ्वीराज चौहान ने गोहन्ना में भी एक किले का निर्माण कराया था। इसके बाद है, हांसी में स्थित असीगढ़ का किला जो 12वीं सदी में बनाया गया था ये क्या कहलाता है? लाठियों का, तलवार का, कुल्हाड़ी या चाकों का किला। तो किस नाम से इसे जाना जाता है? जैसे कि अभी हमने बात ही की थी, तो ये तलवार के किले के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है, गोहाना में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा कराया गया था? अकबर, हर्षवर्धन, हेमचंद्र या पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। तो गोहाना में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा हुआ था? और इसमें है हमारा ऑप्शन डी। तो कौन थे ये? पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट आ जाता है, टोहाना दुर्ग का निर्माण ये किन के द्वारा कराया गया था? पृथ्वीराज द्वितीय, अजयपाल, अनंगपाल या विग्रहपाल के द्वारा। तो टोहाना में जो दुर्ग है इसका निर्माण कराया गया था और ये कराया गया था जो अनंगपाल है। अनंगपाल तोमर जो है इन्होंने टोहाना था जो फतेहाबाद जो है वहाँ पर कराया था ये। और जो ये अनंगपाल थे इन्होंने जो इनकी जो वंश परंपरा जो थी उसकी मान्यता के अनुसार इसका नाम तुराना रखा था। तुराना, तो ये नाम इसका रखा था, परंतु बाद में इसका नाम फिर ये टोहाना हो गया। और अर्धचंद्राकार इसकी आकृति है। इसके बाद है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने टोहाना दुर्ग का जीर्णोद्धार कराया था? इल्तुतमिश ने, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक ने। तो दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने टोहाना दुर्ग का जीर्णोद्धार कराया था? और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आए हैं तो कौन थे ये? बलबन थे। नेक्स्ट है, किस बाह्य आक्रमणकारी ने टोहाना दुर्ग को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था? चंगेज खां, तैमूर लंग, महमूद गजनवी या फिर अहमद शाह अब्दाली ने। तो ये बाह्य आक्रमणकारी ने टोहाना दुर्ग को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं तो कौन थे ये? तैमूर लंग थे। नेक्स्ट आ जाता है, रामगढ़ किले का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? परमार, चंदेल, चौहान या तोमरों ने। तो रामगढ़ के किले का निर्माण, और इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन सी वाला है। तो कौन है ये? चंदेल है। चंदेल वंश के राजपूत शासक इन्होंने कराया था और 350 साल पुराना है ये। और हरियाणा पर्यटन विभाग ने यहाँ पर एक हेरिटेज होटल ये भी बना रखा है। और इसका जो द्वार है, इसकी जो मुख्य द्वार, इसकी जो ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ये 37 फुट है, जो एक रिकॉर्ड माना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन है यहाँ पर, तरावड़ी का किला हरियाणा के किस जिले में है? करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला या फिर पानीपत में। और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो तरावड़ी या तरोड़ी भी कह देते हैं इसे, तो ये करनाल में है। और इस किले को पृथ्वीराज चौहान जो इनके द्वारा बनवाया गया था, जो आज भी विद्यमान है। और
तरोड़ी जहां अर्थात तराइन अपने 2 युद्धों के लिए जान जाता है, जिसमें पहला युद्ध जो इनका 1191 में हुआ था और दूसरे वाला 1192 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है दिल्ली गेट, नागेरी गेट, तलाकी गेट और मोरी गेट। ये किस किले से संबंधित है? पलवल, गोहाना, हिसार या शेख चिली के मकबरे से। दिल्ली, नागौरी, तलाकी और मोरी गेट। और इसमें देखें तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन बी वाला है। तो कौन सा है? ये हिसार है। और इसका जो निर्माण है फिरोज शाह जो तुगलक है इनके द्वारा कराया गया था 1354 में। अर्ध चंद्राकार के समान है ये। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन से हिसार के किले में मुख्य आकर्षण का केंद्र नहीं है? तो मुख्य आकर्षण का जो केंद्र है कौन सा नहीं है? जामा मस्जिद, गुजरी महल, लाल मीनार या फिर शेख चिली का मकबरा। तो मुख्य आकर्षण का केंद्र नहीं है, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया था शेख चिली का मकबरा। शेख चिली का मकबरा कहाँ पर है? तो ये कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट आ जाता है गुजरी महल, ये किस नगर में स्थित है? हिसार, रेवाड़ी, हंसी या नारनौल में। गुजरी महल, तो इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा था। कहाँ पर है? ये हिसार में है। गुजरी महल जो है इसका निर्माण फिरोज शाह जो तुगलक है इन्होंने कराया था अपनी प्रेमिका गुजरी की याद में, और आयताकार आकृति में ये बना हुआ है। इसके बाद आ जाता है पलवल दुर्ग, इसको कहा जाता है मटिया का किला, पटिया, जटिया या गोहाना का किला। पलवल दुर्ग को तो क्या कहा जाता है? और इसको कहा जाता है मटिया किला। और इसका जो निर्माण है शेर शाह सूरी जो थे इन्होंने कराया था। नेक्स्ट आ जाता है निवाजपुर किला, ये कहाँ पर है? पलवल, नारनौल, नुहू या हांसी में। निवाजपुर किला, तो इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा, अर्थात नारनौल में है। ना दोनों में ना है, इसे भी आप इसको याद रख सकते हैं, निवाजपुर नारनौल। नारनौल से 10 किलोमीटर दूर जो गांव है यहाँ पर ये निवाजपुर, तो वहाँ पर है। नेक्स्ट आ जाता है निवाजपुर किले का निर्माण किसने करवाया था? निजाम खान, नवाजुद्दीन अली, निवाज अली या कोई से भी, इनमें से कोई सा भी नहीं। तो नवाजपुर किले का जो निर्माण कराया गया था और इसमें जो ऑप्शन बी में दिया गया है तो ये थे निवाज अली। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं निवाज अली। इसके बाद है फतेहाबाद किले का निर्माण दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या इब्राहिम लोदी ने। तो फतेहाबाद किले का निर्माण दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने करवाया था? और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिए गए हैं तो कौन थे? ये फिरोज शाह तुगलक ने। और 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक जो थे इन्होंने अपने पुत्र के नाम पर कराया था। और शेर शाह का किला भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है फतेहाबाद के किले को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? हुमायूं, दीपनहा, शेरशाह या अफगानी किला। तो फतेहाबाद के किले को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है शेरशाह का किला, क्योंकि इन्होंने अपने पुत्र जो है इनके नाम पर इसे बनवाया था। इसके बाद आ जाता है लोहारू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अर्जुन सिंह ने, गुरुदत्त भोपाल या फिर अजीत सिंह ने। लोहारू दुर्ग का निर्माण, तो इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा, तो जो ये अर्जुन सिंह है और 1570 में कराया था। ये अर्जुन सिंह जो है लोहारू के संस्थापक राव नरहर दास के वंशज थे। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहारू दुर्ग के प्रांगण में स्थित नहीं है? भोपाल, सिंह का चबूतरा, शीश महल, झरोखा दर्पण या दीवाने खास। तो लोहारू दुर्ग के प्रांगण में स्थित नहीं है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है, तो कौन सा है? झरोखा दर्पण। इसके बाद है तावड़ू का किला हरियाणा के किस जिले में है? झज्जर, बल्लभगढ़, महेंद्रगढ़ या फिर नूह में। तावड़ू का किला तो कहाँ पर है? ये नूह में है। और यही जो किला है ये कालांतर में राजा नाहर सिंह के किला भी इसके नाम से भी जाना जाता है इसे। नेक्स्ट आ जाता है फरुखनगर किले का निर्माण ये कराया गया था मोहम्मद खां, दिलावर खां, फौजदार खां या फरुखसियर ने। तो फरुखनगर किले का निर्माण, इसका जो संबंध है ऑप्शन बी अर्थात जो फौजदार खां है, तो इससे माना गया है। ये गुड़गांव जो है इसके अंतर्गत आता है। गुड़गांव रियासत के प्रथम नवाब थे फौजदार खां, इन्होंने कराया था 1732 में। और फौजदार खां जब मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के नवाब थे।
इसके बाद है माधोगढ़ का प्राचीन किला, ये किस जिले में है? जींद, सिरसा, हिसार या महेंद्रगढ़ में? माधोगढ़ का प्राचीन किला, तो इसका जो संबंध है ये महेंद्रगढ़ से है, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है। माधोगढ़ महेंद्रगढ़ उसमें है ये, और इसके समीप जा अरावली की पहाड़ियों के मध्य सवाई माधो सिंह ने कराया था। इसके बाद आ जाता है माधोगढ़ किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सवाई मान सिंह, माधो सिंह, जय सिंह या किसी ने भी नहीं? तो इसका जो निर्माण है ऑप्शन सी में जो आया है था सवाई माधो सिंह। नेक्स्ट आ जाता है 1753 में माधोगढ़ किले पर किसका आधिपत्य स्थापित हो गया था? मुगलों, मराठों, अंग्रेजों या अफगानों का? तो 1753 ईस्वी में माधोगढ़ किले पर आधिपत्य स्थापित हो गया था, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया था, जो मराठे हैं। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर जो हरियाणा जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और इसके बाद हमारे जो अन्य सब्जेक्ट है इंग्लिश ग्रामर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अब हमारे यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आ चुके हैं, और जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम कम अबाउट। तो जैसे मुहावरा लोकोक्ति होती है हिंदी में, तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये है और इसका मतलब आपने बताना है। तो कम अबाउट जो इसका मतलब क्या होता है? तो मुहावरा है, और इसका जो सी आंसर है ऑप्शन सी से लिया गया है था, जो यहाँ पर हैपन जो है घटित होना, तो यही इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है। इसके बाद आ जाता है दिस सिंपल सेंटेंस फ्रॉम ऑफ दोज हु आर हेल्प्स डिजर्व आवर सिंपैथी इज। तो ये क्या है? जो असहाय है वे हमारी सहानुभूति के पात्र हैं। तो इसका यहाँ पर सरल वाक्य जो आपने बताना है, Those who are helpless are to be sympathized. They are helpless and they deserve our sympathy. The helpless deserve our sympathy. They who are helpless deserve sympathy. तो यहाँ पर इसका बताना था सिंपल वाक्य, और जो ऑप्शन सी में यहाँ पर आया है The helpless deserve our sympathy, तो यह इसका यहाँ पर माना गया है। असहाय लोग हमारी सहानुभूति के पात्र हैं। The हेल्पलेस यहाँ से हो जाएगा द हेल्पलेस डिजर्व आवर सिंपैथी। नेक्स्ट आ जाता है द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फ्रॉम स्पीक द ट्रूथ एंड यू विल नेवर रिग्रेट इट। तो इसका जो बताना है आपने यहाँ पर, इसका जो यहाँ पर मतलब है क्या है कि सत्य बोलो और तुम्हें कभी पछताना नहीं पड़ेगा। स्पीक द ट्रूथ एंड यू विल नेवर रिग्रेट इट। तो सत्य बोलो और तुम्हें कभी पछताना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस है वो आप बताना था, जटिल वाक्य कह सकते हैं जिसे। और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है इफ यू स्पीक द ट्रूथ यू विल नेवर रिग्रेट इट। तो इफ का प्रयोग यहाँ पर होगा इफ यू स्पीक द ट्रूथ यू विल नेवर रिग्रेट इट। तो इसका यहाँ पर मतलब है कि यदि आप सच बोलोगे तो आपको कभी पछतावा नहीं होगा। तो यही बनाना था इसका। इसके बाद है कंप्लीट द सेंटेंस विद द सुटेबल नाउन क्लॉज। द पुलिस मस्ट नो वेयर ही इज लिविंग, वेयर ही वाज लिविंग, ही हैज़ बीन लिविंग या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसमें देखें तो इसमें क्या है, उपयुक्त संज्ञा वाक्य बताना था। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन सी वाला, द पुलिस मस्ट नो वेयर ही हैज़ बीन लिविंग। तो ये इसका यहाँ पर बनेगा कि वह कहाँ रह रहा था। तो वह कहाँ रह रहा है, हैज है तो वह कहाँ रह रहा है। इसके बाद है फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। माई सन इज डिजायर्स इन ज्वाइनिंग द आर्मी। माई सन इज डिजायर्स ऑन ज्वाइनिंग द आर्मी। तो इसमें सही बताना है कौन सा है, सही वाक्य बताना है इसमें। और सही जो वाक्य है यहाँ पर जो ऑप्शन सी में दिया गया है, माई सन इज डिजायर्स ऑफ ज्वाइनिंग द आर्मी। तो इसी को क्या है यहाँ पर इसमें सही माना गया है, मेरा बेटा सेना में भर्ती होना चाहता है।
इसके बाद है टिक द करेक्ट वन। तो यहाँ पर भी एक सही है और कौन सा सही है यही आपने बताना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, राम आस्क श्याम हाउ आर यू, राम आस्क श्याम हाउ ही यू, हाउ ही वाज, हाउ वाज लाइफ, कौन सा सही हो सकता है इसमें? सही की बात करें तो ऑप्शन बी वाला, राम आस्क श्याम हाउ ही यू। तो इसी को जो है यहाँ पर इसमें सही माना गया है। तो राम ने श्याम से पूछा, तो यही जो इसका यहाँ पर माना गया है। राम ने श्याम से पूछा कि कैसे हो। इसके बाद है पुट द फ्लोइंग इन डायरेक्ट स्पीच, हाउ स्मार्ट यू आर, सी सेड। अब यहाँ पर देख सकते हैं विषयवादी बोधक जैसे हिंदी में होता है एक चिन्ह है, तो इसके कारण यहाँ पर इसमें क्या लगेगा, क्योंकि सारा जो खेल है वो इसी चिन्ह का है। अब यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन बी वाला, तो सी सैड जो यहाँ पर आएगा, सी एक्सलेम्ड दैट ही वाज वेरी स्मार्ट। तो यही जो है यहाँ पर इसका बनेगा, उसने कहा कि वह बहुत होशियार था। सी एक्सलेम्ड दैट ही वाज वेरी स्मार्ट। नेक्स्ट आ जाता है, विच वन इज करेक्ट इन डायरेक्ट नरेशन ऑफ द सेंटेंस, ही सेड 2 and 3 इज 5। तो इनडायरेक्ट नरेशन बताना है, करेक्ट सही कौन सा है, ही सेड 2 and 3 इज 5, 2 और 3 5 होते हैं। तो सही बात भी है यहाँ पर ये। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, बी वाला हो जाएगा, ही सेड दैट 2 and 3 इज 5। तो इस प्रकार से जाए यहाँ पर ये बनेगा। उसने कहा कि 2 और 3 मिलकर 5 होते हैं। सच्चाई वाला वाक्य भी है ये। नेक्स्ट आ जाता है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज, फार्मिंग डिपेंड्स ऑन वाटर विच विल बी अवेलेबल ऑन ड्यूरिंग द मानसून्स। ये तो बात सही है। तो कुछ खेती होती है जो वर्षा पर निर्भर होती है, लगभग सभी मान लो वैसे तो, क्योंकि बिना वर्षा के तो जो वाटर लेवल है वो भी नहीं बढ़ेगा। तो फार्मिंग डिपेंड्स ऑन वाटर विच विल बी अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग द मानसून। तो यहाँ पर जो ये जो है अंडरलाइन जो है, अब ये एडजेक्टिव रिलेटिव क्लॉज है, एडवर्ब है, प्रिंसिपल है या नाउन क्लॉज है। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है एडजेक्टिव रिलेटिव क्लॉज है उसको माना गया है। खेती जब पानी पर निर्भर करती है जो केवल मानसून के दौरान उपलब्ध होगा, तो ये विशेषण सापेक्ष वाक्य माना गया है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर ये वाला शब्द है, और ये क्या आपने समानार्थक जो है इसका बताना है, पर्यायवाची होता है जैसे समानार्थक, तो वो बताना है इसका यहाँ पर क्या बनेगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है बनेगा इसका बी वाला, तो कॉन्वेंट जो है यहाँ पर इसका ये बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर क्या है, इसमें जैसे पहले समानार्थक था और यहाँ पर ये इसका विपरीतार्थक का विलोम उल्टा कह देते हैं जैसे, तो इसका उल्टा क्या बनेगा, प्रोडिगेटिव का। तो इसका जो विलोम जो बनेगा जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, प्लूरल जो है ये बनेगा इसका। और मितव्ययी जो है इसको सॉरी ये जो हाँ मितव्ययी जो है ये इसे कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर इसका भी जो है एंटोनिम से बताना है, करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड ये जो यहाँ पर दिया गया है, पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस, इसका विपरीतार्थक विलोम उल्टा बताना है। और इसका जब विलोम उल्टा जो है यहाँ पर ऑप्शन डी वाला बनेगा, प्रोडिगल जो है ये बनेगा इसका, और जिसका मतलब होता है उड़ाऊ। नेक्स्ट आ जाता है, His life was gentle and the elements so mixed in him that nature might stand up
and say to all the words, this was a man, who is the speakers and about whom is the spoken। तो किसने कहा था, कौन है ये बताना है यहाँ पर। who is the speaker and about whom is the spoken। स्पीकर कौन है, किसके बारे में बात है ये। तो यहाँ पर जो इसमें बात हो रही है ऑप्शन डी में जो दिए गए हैं, मार्स एंटोनी और सीजर जो है, इसकी यहाँ पर बात इसमें हुई है, मार्क्स एंटनी और सीजर की। नेक्स्ट आ जाता है, पुट द फ्लोइंग इन डायरेक्ट स्पीच, हाउ स्मार्ट यू आर, सी सेड। तो यहाँ पर भी सेम वैसा ही जब वाक्य आया है, तो यहाँ पर भी आपने बताना है हाउ स्मार्ट यू आर, सी सेड। तो आप कितने होशियार है उसने कहा, तो क्या बनेगा इसका। तो यहाँ पर देखिए तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी वाला, सी एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज वेरी स्मार्ट, सी एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज वेरी स्मार्ट। अब आ जाता है यहाँ पर इनकरेक्ट। अब एक इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट यहाँ पर कौन से वाला है। अब इसमें अगर हम इनकरेक्ट देखें तो ये जो ऑप्शन डी वाला है, द शर्माज लाइव एट इलिगन रोड। तो इसमें जो है दा जो आया है, दा जो आया है यही गलत है। तो इसी कारण से जो है यहाँ पर ये गलत है, बाकी और जो है यहाँ पर ये सारे इसमें सही माने गए हैं। तो ये जो हमारे यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन थे, और इसके बाद फिर हमारे मैथ के क्वेश्चन आ जाते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि राम ने एक साइकिल खरीद कर 4,550 रुपये में बेची, जो मूल जो कीमत थी उससे 30% ज़्यादा थी। तो साइकिल की जो मूल कीमत है वो क्या थी। अगर साइकिल की कीमत ये थी, मतलब राम ने एक साइकिल खरीद कर 4,550 रुपये में बेच दी, मूल कीमत से 30% ज़्यादा थी। तो साइकिल की मूल कीमत क्या थी। तो यहाँ पर जो है इसका सिंपल है, तो हो जाएगा 100 गुणा में 4550 बटे में ज़्यादा है, तो 100 मतलब 130, 130% ज़्यादा तो 130। तो इसे जब हम हल करेंगे क्या आएगा, तो आ जाएगा 3500 रुपये, 3500 रुपये। तो जो ऑप्शन ए में दी गई है, तो इतने की थी मूल, जो इतनी थी इसमें 30% जो ज़्यादा है, तो इतनी कीमत थी उस समय। इसके बाद है, रमेश 4 किलोमीटर प्रतिदिन दौड़ता है, शनिवार एवं रविवार को 1 किलोमीटर अतिरिक्त दौड़ता है, तो 2 सप्ताह में वह कुल कितने किलोमीटर दौड़ेगा। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही है, रमेश 4 किलोमीटर प्रतिदिन दौड़ता है, शनिवार एवं रविवार को 1 किलोमीटर दौड़ता है। तो यहाँ पर भी 5 गुणा में 4 प्लस में 2 गुणा में 5, और तो 2 सप्ताह में वह कुल कितने दौड़ेगा, तो गुणा 2। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 चौके 20 हो जाएगा, प्लस में 5 दूनी 10 हो जाएगा, और गुणा में जाए यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो कितना जाएगा, यह आ जाएगा 60 20 10 30 दूनी 60, तो 60 जो है यहाँ पर ये आ जाएगा। इसके बाद में जाता है अगला क्वेश्चन है कि रहीम जो है गाय 15% हानि पर बेचता है, यदि वह उसे 150 रुपये ज़्यादा पर बेचता तो उसे 10% का लाभ हुआ होता। तो गाय का जो लागत मूल्य है वो क्या था। तो लागत मूल्य जो यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर क्या माना, गाय का जो लागत मूल्य जो ये था 100 रुपये, तो यह आ जाएगा 10% का लाभ है, मतलब 110 जो है 110 बटे में 100 x माइनस में 85x बटे में 100 और बराबर में 150 रुपये, क्योंकि हानि है 15 की और लाभ था 10 का। तो जब हम इसे हल करेंगे आ जाएगा 25x बटे में 100 बराबर में 150। तो x बराबर क्या आएगा, तो ये आ जाएगा x बराबर 150 गुणा में 100 बटे में 25। तो 25 चौके 100, 15 चौके 60, मतलब 600 जो है यहाँ पर ये आ जाएगा, ऑप्शन बी वाला। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जंगल में कुछ तोते कुछ चीते हैं। यदि जंगल में जानवरों के सिरों की कुल संख्या 858
और जानवरों के पैरों की कुल संख्या 1746 है। तो जंगल में तोतों की कुल जो संख्या वो आपने बतानी है। तो यहाँ पर जो इनकी संख्या जो मानी गई है ये 843 मानी गई है। इसके बाद है दीपा ने 2 वर्षों के लिए 5800 की एक रकम का निवेश किया। किस चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के उपरांत उसे रुपये 594.5 ब्याज की रकम मिलेगी। 2 साल के लिए 5800 की एक रकम का अगर निवेश किया तो चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल के बाद उसे 594.5 की रकम मिलेगी। तो यहाँ पर जो इसमें से आंसर जो हमारा ऑप्शन रहेगा ये वाला है, तो ये 5% की है। इसके बाद है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 42 सेंटीमीटर है, उसका आधार प्रत्येक बराबर भुजा का 1/1/2 गुना है। तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो आपने बतानी है। तो लंबाई की बात करें तो ये जो है यहाँ पर ऑप्शन ए में जो आई है 12 सेंटीमीटर, 12 और 18 सेंटीमीटर इसकी रहेगी। इसके बाद है यदि एक सिलेंडर है जिसकी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 30 सेंटीमीटर की, तो उसका जो पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है ये बताना है। तो यहाँ पर जो है जैसे बेलन वाला जो होता है, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h प्लस में 2πr²2 वो वाला फार्मूला इसमें लगेगा। तो इसमें जो है यहाँ पर निकल के आएगा 3872 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर इसका बनेगा। इसके बाद है एक लोह पाइप का व्यास 25 सेंटीमीटर, उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर है तो पाइप का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है जो वो आपने बताना है। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन बनेगा ए वाला। तो 3168 सेंटीमीटर यहाँ पर बनेगा ये। इसके बाद है एक संख्या में 3 अंक है। एक संख्या में 3 अंक है, बीच वाला अंक दूसरे अंक का योग है। एक संख्या में 3 अंक है, बीच वाला अंक दूसरे 2 अंकों का योग है। प्रथम अंक तीसरे अंक के वर्ग के बराबर है। तो संख्या बतानी है यहाँ पर कौन सी है। तो यहाँ पर जो इसमें संख्या आएगी 121। इसके बाद है एक कंपनी के 2/3 कर्मचारी कुशल है और शेष अकुशल है। यदि कुशल कर्मचारियों का 5/9 और अकुशल कर्मचारियों का 5/8 अस्थायी कर्मचारी है तो कुल कर्मचारियों की संख्या बतानी है। तो कुल कर्मचारियों की जो संख्या वो कितनी निकल के आएगी। तो यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन सी वाली जो है 864 इतनी ये निकल के आएगी। इसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो रीजनिंग जो है इसके क्वेश्चन है, और जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा जैसे AEHN अनुपात में है BGKR। तो जैसे ये है इसके तरीके से ये बना है। अब इसके तरीके से यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें जैसे A B और इसी प्रकार से यहाँ पर D और E बनेगा। अब इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, मतलब ये नहीं बनेगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट में देख सकते हैं EFG, इसी प्रकार से यहाँ पर FGH। तो क्या आएगा H। अब H इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट में हम देख सकते हैं HIJK, इसी प्रकार से यहाँ पर देखें GHIJ। तो फिर कौन से में है, इसमें भी है, अब इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर AI था, यहाँ पर H था, अब इसमें H है तो इसका मतलब यही सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला भी देख सकते हैं, नेक्स्ट वाले में यहाँ पर R इसमें आ जाएगा। इसके बाद है 365 बराबर है 90, तो 623 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो 90 जो है किस तरीके से आया है। अब यहाँ पर देखिए 6×18 पंजे 90 होता है, 6×18 पंजे 90 होता है। इसी प्रकार से 6 दूनी 12 आप देख सकते हैं 36 होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बना है, गुणा हुई है यहाँ पर। नेक्स्ट है मेरे भाई के दादा के इकलौते बेटे का इकलौता लड़का मेरा कौन लगेगा। मेरे भाई मतलब अब इसको जो आप अपने
आप बहन जाओ उनके ऊपर रख कर देख सकते हैं इसे। मेरे भाई के दादा के इकलौते बेटे, मतलब आपके पिता बेटे का इकलौता लड़का, मतलब स्वयं की बात है यहाँ पर। तो मेरा कौन लगेगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर किसकी बात हो रही है। तो ये भाई ही है, लेकिन ये चचेरा भाई की बात हुई है। तो भाई के दादा के इकलौते बेटे का इकलौता लड़का मेरा चचेरा भाई लगेगा। इसके बाद है यदि बीते कल से पहला दिन बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा। तो बीते कल से पहला दिन अगर बृहस्पतिवार है तो आज का दिन फिर शनिवार होगा और रविवार होगा आने वाला कल। तो ऑप्शन सी वाला। इसके बाद है राजू के सम्मुख उत्तर दिशा है, मतलब जैसे दिशाएं हैं यहाँ पर, ये उत्तर है, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो राजू जो है इसके सम्मुख क्या है, उत्तर दिशा है। जैसे यहाँ पर है, अब ये देख सकते हैं इस साइड में है, इस साइड में है, उसकी सम्मुख उत्तर दिशा है। और वह 23 मीटर आगे चलकर बाएं मुड़ता है। जैसे यहाँ पर है, अब यहाँ से चला 30 मीटर, अब उसका राइट हैंड ये और लेफ्ट ये दायां और ये बायां। तो यहाँ पर क्या है, वो जैसे चला तो 30 मीटर आगे चलकर बाएं मुड़ता है, यहाँ पर मुड़ेगा, बाएं मुड़ता है और 15 मीटर जाता है, ये चलेगा 15। अब वह दाएं मुड़कर, अब ये उसका बायां और ये दायां, तो दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है, ये हो गया 50 मीटर। और अंत में दाएं मुड़कर चलता है, और यहाँ ये आ गया, यहाँ से होगा दाएं, इधर साइड में ये वाला दाएं मुड़कर चलता हुआ किस दिशा की ओर जा रहा है। अब ये जो है उसका मुख था उत्तर की साइड में। अब ये वाली देख सकते हैं, ये वाली साइड कौन सी है, ये वाली साइड। तो यहाँ पर जो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन बी वाला है। तो कौन सी साइड है उसकी, ये पूर्व साइड है, क्योंकि पूर्व है। यहाँ पर सामने उत्तर दिशा थी, ये वाली पश्चिम है, तो ये वाली कौन सी होगी यहाँ पर, पूर्व। नेक्स्ट आ जाता है 1 इंच किनारे वाली लकड़ी के छोटे घनों को एक साथ रखकर 3 इंच किनारे वाला एक ठोस घन बनाया गया। इस बड़े घन को बाहर की ओर से पूर्ण रूप से लाल रंग से रंगा गया। जब बड़े घन के मूल छोटे घनों में खंडित किया गया तो कितने घनों पर कोई रंग नहीं होगा। तो कितने घनों पर कोई रंग नहीं होगा। और यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो जो आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो मतलब जो है यहाँ पर 1 जो है माना गया है, तो छोटे घनों की जो संख्या यहाँ पर कितनी होगी, 1 रहेगी। नेक्स्ट है कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। पी है एम के बाईं ओर, ओ के दाहिनी ओर, आर बैठी है एन के दाहिनी ओर परंतु ओ के बाईं ओर। तो बीच में कौन बैठी है। तो इस प्रकार से बिठा लेना है। यहाँ पर 5 लड़कियां हैं, 1 2 3 4 और 5। तो 5 लड़कियां हैं, ये राइट साइड हो गई दायां और ये लेफ्ट साइड बायां। तो इस प्रकार से बैठी हुई है, 5 लड़कियां हैं। तो यहाँ पर देखना है किसका स्थान फिक्स है। तो P है M के बाईं ओर, O के दाहिनी ओर, R बैठी है N के दाहिनी ओर, परंतु O के बाईं ओर। तो बीच में कौन है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो N के दाहिनी ओर R बैठी है N के दाहिनी ओर, R बैठी है N के दाहिनी ओर। तो इसका जो दाहिना है यही बनेगा, परंतु O के बाईं ओर, परंतु O के बाईं ओर। P है M के बाईं ओर और O के दाहिनी ओर। कौन, P, O का दाएं और P के बाएं O है। एक बच गया तो वो यहाँ पर M हो जाएगा। तो इस प्रकार से बैठी हुई है, बीच में देख सकते हैं यहाँ पर कौन है, वो है ऑप्शन ए वाला। इसके बाद है उत्तराकृतियों में से चयन कर प्रश्न आकृतियों की श्रृंखला पूरी कीजिए। तो जो यहाँ पर बनी हुई है इसमें देख सकते हैं। तो आकृति किस प्रकार से चली हुई है, ये वाली है यहाँ पर, फिर ये दोबारा से मुड़कर ऊपर चली गई है, दोबारा से फिर यहाँ पर ऐसे हो गई है। तो सेम पैटर्न है यहाँ पर भी। तो इसमें जो कौन सा बनेगा, फिर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये इसमें चल रही है ये वाली। इसके बाद है 17 बोगी वाली अंदर से जुड़ी एक ट्रेन, बीच के हिस्से में एक
खोमचे वाला है और 6 डिब्बे पीछे आकर अगले स्टेशन पर उतर जाता है। अब वह इंजन से आगे तीसरे डिब्बे में चढ़ जाता है तो वह पहले स्थान से कितने डिब्बे दूर है। तो यहाँ पर क्या है बताना है इसमें कितने डिब्बे दूर हैं। तो यहाँ पर भी सेम वैसी है जैसे उसमें होता है कि बच्चे आते हैं, जैसे लड़के वाला क्वेश्चन आता है, लड़के ऊपर से 9वें स्थान पर है, नीचे से 7वें स्थान पर है, तो बीच में उनके 6 बंदे हैं। तो इस प्रकार से सेम वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन बी वाला बनेगा। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।